गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ रहे हैं पेज नंबर 2.16 पर एक और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन को ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है और आखिर इसका बिजनेस में क्या ज़रूरत पड़ी कि आखिर इस टॉपिक को क्यों इंट्रोड्यूस करा गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। देखो, किसी भी बिज़नेस को अगर सर्वाइव करना है, किसी भी बिज़नेस को अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपका ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस में सही से नहीं हुआ तो हो सकता है कई बार आपकी कंपनी फेल भी हो जाती है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो डी मार्ट, ठीक है, जियो मार्ट देख सकते हो। और इसके अलावा आप कई ब्रांड ऐसे देख सकते हो जो सेम ऐसा करते थे पर वो शट डाउन हो गए कोविड में। क्योंकि उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो बिग बाज़ार वगैरह, ये सब या तो इनको किसी ने एक्वायर कर लिया या फिर ये कई सारे स्टोर्स क्लोज हो गए क्योंकि इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि आखिर इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अब बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है मैनेजिंग एंड टू एंड प्रोसेस, यानी कि यहाँ एंड का मतलब है बिगनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड तक जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको अपन बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट बोलते हैं। जो भी अपना प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टिल द एंड, यानी कि कस्टमर के हाथ में जब तक वो प्रोडक्ट नहीं चला जाता तब तक उसको बोलते हैं अपन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है इसको अपन एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, बॉटल का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर वाटर बॉटल का, ठीक है, अगर आपका मेन काम है वाटर बॉटल बेचना, ठीक है, जैसे कि कई कंपनियाँ कर ही रही है बिस्लेरी वगैरह। तो अब उसमें क्या होता है, वो जो भी प्लास्टिक बोतल है वो कहीं से ख़रीदते हैं, किसी सप्लायर से ख़रीदते ही हैं और फिर उसमें वो वाटर भर के बेचते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इस तरीके का बिजनेस है या कोई भी तरह का बिजनेस है, मैंने जस्ट इधर आपको एग्जांपल दिया है क्योंकि आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा उसकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, प्लस उसकी कॉस्ट भी सही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा महंगी हैवी प्लास्टिक अपन कर लें ताकि अपनी फिर जो अपन उसको बेचेंगे सेलिंग प्राइस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा सेलिंग प्राइस हुई तो कस्टमर दूसरे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट पर स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को दोनों चीज़ें देखनी होती है, क्वालिटी एंड कॉस्ट। तो यहाँ अपन सप्लायर को चूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ अपन रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे फिर उस सप्लायर से, फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट यानी कि ख़रीदेगा वो रॉ मटेरियल, उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इधर तय करता है कि भैया कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, 1000 यूनिट्स बनानी है या 1 लाख यूनिट्स बनानी है। अगर वो 1 लाख यूनिट्स बनाएगा यानी कि बहुत ज़्यादा बल्क में बनाएगा तो उसको आपने सुना होगा कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाएगी क्योंकि किसी भी चीज़ का बल्क में प्रोडक्शन होता है तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। और वहीं अगर लेस नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस होती है तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। पर एक उसका डिसएडवांटेज भी, अगर ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होगी तो वेयर हाउसिंग में आपको रखना पड़ेगा। तो उसके बाद कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद वो जाएगा फिनिश्ड गुड्स। अब पूरा आपका प्रोडक्ट बन के तैयार है तो उसके बाद वो जाएगा वेयर हाउसिंग के लिए, ठीक है। वहाँ वेयर हाउसिंग में भी आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बना लिया कि आपका बाद में 3 महीने तक ही वो प्रोडक्ट नहीं बिका, इन्वेंट्री में ही रह गया तो वो प्रोडक्ट वैसे भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये तय करना होता है। उसके बाद मार्केटिंग, कोई भी प्रोडक्ट तभी बिकता है जब उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है। उसके बाद वो उसका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किसी कस्टमर ने आज ऑर्डर प्लेस करा तो उसको कितने दिन में उसको डिलीवरी मिल रही है। और अगर सेल्स हो गई तो उसके बाद आता है आफ्टर सेल सर्विस। कई बिजनेस में, कई प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस भी ज़रूरी होती है, जैसे कि कार ले लो, एसी ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें ये देखा जाता है इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है।
तो एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक, जब तक कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तब तक हर एक चीज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। कहीं भी अगर एक छोटी सी गलती रह गई, मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बाकी सब आपका अच्छा है। तो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, ठीक है। अब इसको अपन बुक में से भी अपन रीड कर सकते हैं। ये रही सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ये है पेज नंबर 2.16 पर, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख रहा है कि ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूज़र इज कॉल्ड सप्लाई चेन, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर एंड यूज़र तक जब तक नहीं मिल जाता तो उसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, ठीक है। इसमें बता रखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 8 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ये बताया था वो पूरा सीक्वेंस में बताया था, यहाँ आपको रैंडम वाइज दे रखे हैं, ठीक है, कोई सीक्वेंस में नहीं दे रखे हैं। इसमें पहले आपको बता रखा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है, यानी कि कस्टमर के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, जैसे कि बैंक्स करते हैं। बैंक्स जब भी आपका बर्थडे होता है तो आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है कि भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो इस तरह के मैसेज आ जाते हैं ताकि वो आपके साथ कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि जो भी आपने बैंक में अकाउंट ओपन करा है वो लंबे समय तक आप वहाँ उस ब्रांच में खुला रहे, ठीक है। क्योंकि कस्टमर के पास बहुत ही अल्टरनेटिव बैंक्स है तो वो दूसरे बैंक में चल जाएगा अगर उस बैंक के साथ कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए। कस्टमर को कहीं दिक्कत आ रही है, कोई फीचर बैंक का समझ नहीं आ रहा, तो वो सब बैंक वाले समझाते हैं एकदम। तो इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेकंड है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको आपके बिजनेस में अगर आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो आपका सप्लायर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मतलब यानी कि अगर आप उस सप्लायर को टाइमली पेमेंट करोगे तभी वो आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। अगर रॉ मटेरियल ही ख़राब निकला तो आपका पूरा प्रोडक्ट ही ख़राब हो जाएगा। थर्ड आता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। कई प्रोडक्ट इसलिए बिकते हैं क्योंकि उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है। फोर्थ है डिमांड मैनेजमेंट। कई सीजनल भी होते हैं जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, ठीक है, ये सिर्फ सीज़न आने पर ही बिकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, अदरवाइज़ वो आपका जो इन्वेंट्री वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर फुलफिलमेंट। अगर आपके पास कस्टमर से ऑर्डर आया तो आप उसको कैसे प्रोसेस करते हो, कितने टाइम में डिलीवरी मिल जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है ऑन बेसिस ऑफ डिमांड आपको कितनी मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तब आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, मार्केटिंग। प्रोडक्ट की मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी तभी वो प्रोडक्ट ब्रांड बन पाएगा, ठीक है। एकदम किसी भी प्रोडक्ट को अगर फेमस करना है तो उसके लिए पूरी हैवी एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी होती है, जैसे कि आप जोमेटो का देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न मैनेजमेंट। रिटर्न मैनेजमेंट यानी कि सेल्स रिटर्न। कई बार अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो सेल्स रिटर्न भी हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमेज़ॉन। उसकी सेल्स रिटर्न आप देख सकते हो कितना अच्छा है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है जो कि एमसीक्यू रिलेटेड है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उतना याद रखोगे तो एमसीक्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। इसके अंदर अपने पास 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है पुश एंड एक आता है पुल। 2 मॉडल आपको बता रखे, पुश मॉडल एंड पुल मॉडल। सबसे पहले अपन इसको अगेन नोट्स में से देख लेते हैं, ठीक है। पुश मॉडल क्या होता है, प्रोड्यूस इन एडवांस। जो भी आप बना रहे हो अपना प्रोडक्ट वो एडवांस में बना के रखो। जैसे कि डीमार्ट में ऐसा तो ही ना होता है कि कस्टमर पहले आपको ऑर्डर देता है कि बिस्किट ख़रीदनी है, ठीक है, तो फिर डीमार्ट जाके बना के लाता है। ऐसा नहीं, वहाँ पहले से ही पड़ी होती है, कस्टमर डायरेक्ट उसको बाय कर लेता है। तो इसको बोलते हैं पुश मॉडल, यानी कि प्रोड्यूस इन एडवांस, एडवांस में बना के रखो। और एक होता है पुल मॉडल, जस्ट इन टाइम। रेस्टोरेंट में जाते हो तो पहले से बना नहीं होता, जैसे ही आप जाते हो ऑर्डर देते हो तब बनता है।
तो ये आप जितना बता रखा है नोट्स में आप उतना पढ़ोगे तो भी काफ़ी है, ठीक है। एक बार अपन बुक में से भी देख लेते हैं पुश मॉडल एंड पुल मॉडल। यहाँ आप देख सकते हो पेज नंबर 2.18 पे देख सकते हो, ये रहा पहला पॉइंट दे रखा है 2.18 पे दे रखा है पुश मॉडल का एग्जांपल, ठीक है। उसमें कैसे चेन फॉलो होती है, जैसे कि डीमार्ट का एग्जांपल दिया था। सप्लायर क्या करता है, पहले ये पूरा जो नॉर्मल साइकिल चलती है वैसे ही चलती है जैसे कि कस्टमर के एंड में प्रोडक्ट चलता है, ठीक है, पुश मॉडल में, ठीक है। और पुल मॉडल में क्या होता है, उल्टा चलता है, यानी कि पहले कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में होता है। कोई अगर आपको कार चाहिए, कोई आपका कोई स्पेसिफिक मॉडल है या कोई आप चाहते हो कि इस डिज़ाइन की होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये भी पुल मॉडल में इसका एग्जांपल आ जाता है। कस्टमर बोलता है रिटेलर को, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बोलता है, मैन्युफैक्चरर सप्लायर को बोलता है। कई बार होती है ना, कोई आपको स्पेसिफिक फंक्शंस चाहिए होता है कार के अंदर, तो आप अपने रिटेलर को बोलते हो, तो ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब अगर आप पूरा सिलेबस एक बार में तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो आप क्या करते हो, डिवाइड कर लेते हो, थोड़ा आज पढ़ोगे थोड़ा कल। उसी तरीके से ये भी ऐसे ही चलता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो। अपस्ट्रीम का मतलब होता है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद सप्लायर्स। या आप अपना काम को डिवाइड कर दो दो हिस्सों में, एक को कर दो अपस्ट्रीम में, एक डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे कस्टमर के साथ, तो कल को जहाँ भी दिक्कत आएगी, ठीक है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सप्लायर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो यहाँ, और अगर कस्टमर के पास नहीं बिक रहा, प्रोडक्ट अच्छा है पर कस्टमर्स को ख़रीद नहीं रहा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डाउनस्ट्रीम वाले पीपल की गलती है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट की गलती है। तो अब इसके अंदर भी दे रखा अपस्ट्रीम में होता है रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगेन इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है अपस्ट्रीम को, रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये अपन देख सकते हैं पेज नंबर 2.19 पर, ठीक है, इसमें अपन को दे रखा है। तो यहाँ अपन देख सकते हो, जब भी अपन सप्लायर को चूज़ करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल अपन को ख़रीदना है, तो अपन देखते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट मतलब कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर अपन रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें का मैनेजमेंट अपस्ट्रीम सप्लायर चेन में आ जाता है। अब इसमें और पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ सप्लायर्स। अब ऐसे जने से रॉ मटेरियल ख़रीदो तो आपको सप्लायर पहले चूज़ कर लो, आप किससे सप्लायर को, मतलब रॉ मटेरियल आपको कौन से सप्लायर से ख़रीदना है, क्योंकि 10 सप्लायर आपको मिल जाएंगे रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए। तो आप ऐसे सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदो जो आपको ह्यूज डिस्काउंट दे ऑन बल्क परचेजेस, साथ में कॉस्ट कम लगे, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और स्पीड ऑफ डिलीवरी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास मान लो कस्टमर से ऑर्डर आ गया, अब आपके पास आपके पास कोई प्रोडक्शन था नहीं, ठीक है, यूनिट्स का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल फटाफट खरीदोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपका रॉ मटेरियल वाले आपको 10 दिन बाद रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, फिर आप उसको कस्टमर के पास दे रहे होते हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा होना चाहिए रॉ मटेरियल एकदम स्पीड डिलीवरी होनी चाहिए, जैसे आपने ऑर्डर दिया रॉ मटेरियल के लिए वैसे आपको मिल जाना चाहिए। मेक और बाय और आउटसोर्सिंग, ये भी आपको तय करना है कि अगर आपको रॉ मटेरियल खुद ही बनाना है या फिर किसी से आउटसोर्स करना है। जैसे कि आप लिवाइस का एग्जांपल देख सकते हो, वो क्या करते हैं, जींस पूरा काम आउटसोर्स कर देते हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट की फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस होने में या फेल होने में। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गया, जैसे कि ई सोर्सिंग।
आज आपको कुछ भी खरीदना होता है तो आप अमेज़ोन उसके साथ भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोटेशन चेक कर सकते हो। ई परचेजिंग, अगर आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ई पेमेंट, फिर ई पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है ई प्रोक्योरमेंट, और इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं ई प्रोक्योरमेंट। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डाउन स्ट्रीम फ्लो। अब इसमें क्या होगा, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद कस्टमर, अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना है। तो ये पूरी डाउन स्ट्रीम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी। इसमें 4 इसको हिस्सों में डिवाइड करा गया, जैसे कि एक होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कई प्रोडक्ट आपके आजकल अमेज़ोन पे भी बिकते हैं, आप ख़रीद भी सकते हो। ठीक है, आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो आप रॉ मटेरियल अमेज़ोन से भी ख़रीद सकते हो, फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट अमेज़ोन पे बेच भी सकते हो। तो दोनों जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़फुल है। उसके बाद आएगा CRM भी पढ़ना है, ब्रांड स्ट्रेटजी। तो अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब आप जहाँ से नोट्स से पढ़ना चाहो तो मैं आपको नोट्स में से बता देता हूँ, और अगर आप बुक में से पढ़ना चाहो तो आप बुक में से पढ़ सकते हो, पेज नंबर 2.22। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आपको दे रखा है रिलेशनशिप मार्केटिंग में आपको 6 मार्केट मॉडल पढ़ने हैं। ठीक है, MCQ पर्पज से आपको याद तो करनी है नहीं थ्योरी, तो मैं आपको 6 पॉइंट बता देता हूँ, सिर्फ आपको वो याद रखना है। पहला है कस्टमर मार्केट, यानी कि कई बार आपकी मार्केटिंग कौन कर देता है, कस्टमर खुद कर देता है। यानी कि इतना अच्छा प्रोडक्ट सर्विस दो, यानी कि मान लो मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दूँ, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करोगे, तो उससे क्या होगा, मेरे और कस्टमर बनेंगे। ठीक है, या आपको कोई कमीशन नहीं मिला, आपने ऐसे क्योंकि आप इतने खुश हो गए तो आपको इतना अच्छा गुड सर्विस मिला, तो आपने खुद ही मार्केटिंग कर दी मेरी। सेकंड होता है रेफरल मार्केटिंग, कई बार होता है रेफर एंड अर्न, ये बहुत ज़्यादा होता है कि ठीक है, अगर आप इस गुड्स को रेफ़र करोगे, सर्विस को रेफ़र करोगे, ऐसा होता है ना कि आप किसी के लेक्चर को रेफ़र करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो उसका एग्जांपल है। थर्ड है रिक्रूटमेंट मार्केट, यानी कि आप देख सकते हैं ICAI का कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है। फोर्थ होता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, जैसे कि विराट कोहली ने विक्स का ऐड करा, कोई भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। फिफ्थ है सप्लायर मार्केटिंग, इसमें क्या होता है कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि OLX है, आपको अपना पुराना फ़ोन बेचना था तो आपने OLX पर लिस्ट कर दिया। अब OLX क्या करेंगे, वो आपका डेटा को बेचेंगे, किसके साथ, अमेज़ोन वालों के साथ, और अमेज़ोन को पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये पुराना फ़ोन बेच रहा है तो इसको नए फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। अमेज़ोन थोड़ी देर में आपको अपने आप ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन भेज देगा कि ये नए फ़ोन अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं सप्लायर मार्केटिंग। सिक्स्थ होता है इंटरनल मार्केट, इसका क्या मतलब होता है, 20% डिस्काउंट टू एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, यानी कि आप किसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो वहाँ आपको कई बार दिया जाता है कि अगर आप हमारी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 20% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अब इसको आप बुक में से भी पढ़ सकते हो और नोट से भी पढ़ सकते हो, जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डाउन स्ट्रीम के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि अब आप प्रोडक्ट बेच तो रहे हो, पर अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है। जैसे कि डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क के केस में हुआ था, उनको पता था कि एज ग्रुप हमारे यंग स्टूडेंट्स ही खा रहे हैं, तो अब उनको क्या करना था, वो चाहते थे कि इसको सीनियर सिटीज़न लोग भी खरीदें, तो उन्होंने क्या करा, अमिताभ बच्चन से ऐड करवाया ताकि उनके एज ग्रुप और बढ़ जाए। ठीक है, ख़रीदने के लिए लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, आपके किस लोकेशन में आपका कौन सा प्रोडक्ट पॉपुलर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक होता है कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि आप अगर 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, सबसे बड़ा एग्जांपल है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो लक्स भी बेचते हैं, दूसरे साबुन भी बेचते हैं, तो उनको पता है सबसे ज़्यादा उनका प्रोडक्ट पॉपुलर, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है,
रिमूव प्रोडक्ट विच इज़ लेस लॉस मेकिंग, कोई ऐसा प्रोडक्ट भी आप रख रहे हो जिससे आपको लॉस हो रहा है तो धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर दो। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू सेकेंड इसमें, यानी कि मान लो एक बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आ गया ख़रीदने के लिए, तो क्या उसको कस्टमर वापस खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कोलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है। उस क्योंकि एक बार आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो ही आप उसको बार बार वही खरीदते हो। टेस्ट आपको जितना पसंद आएगा आप बिना सोचे दूसरे ब्रांड पर जाओगे नहीं, बार बार एक ही ब्रांड को खरीदोगे, एक ही टूथपेस्ट को खरीदोगे, क्योंकि अगर उसका टेस्ट अच्छा हुआ, ब्रांडिंग अच्छी हुई तो। उसके बाद अपन को दे रखा है कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी में, आप देख सकते हो आपका कौन सा सेक्टर प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसका और एग्जांपल देखना है तो जैसे कि मैं आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल की वीडियोस कहता हूँ, तो मेरे को पता है कि सबसे ज़्यादा मेरी टारगेट ऑडियंस सीए फाइनल में, तो उसमें धीरे धीरे क्या करूँगा, इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा इस पर। और अगर फाउंडेशन में कम बच्चे इन्वॉल्व हैं तो इसको बंद कर दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए लेस प्रॉफिटेबल है। इसको बोलते हैं कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। बैंक के केस में ये होता है कि वो डेबिट कार्ड बेच रहे हैं तो उसके होते हैं प्लेटिनम कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। हालांकि वो होते तो बहुत कम लोग हैं, पर उसमें बैंक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में ही होता है। और जिसमें बैंक का सबसे नॉर्मल कम चार्जेस वाला डेबिट कार्ड होता है उसमें बैंक का प्रॉफिट कम होता है, ज़्यादा कस्टमर्स होंगे तो कम प्रॉफिट होता है। ये बैंक का एग्जांपल है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में एक लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, इट इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम अ लाइफ टाइम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। आपको फ्यूचर में कितना प्रोजेक्टेड है, आपका फ्यूचर कैश फ्लो कितना हो सकता है अगर एक कस्टमर इसको लाइफ टाइम खरीदे, तो उसकी आपको निकालनी होती है एनपीवी, ठीक है। कोलगेट एग्जांपल दिया ही था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे, आज अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं थ्योरी, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड स्ट्रेटजी, इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, रीड ओनली टॉपिक है। उसके बाद अपना टॉपिक आता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। आखिर इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स यानी कि इसका मतलब होता है SLA, शॉर्ट में बोलता हूँ। इसका मतलब है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे कि आप होटल की इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो, ठीक है, होटल में, तो वहाँ क्या करते हो आप 40 AC एक साथ खरीद लेते हो, 200 AC एक साथ खरीद लेते हो, तो उसके लिए बाद में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो सप्लायर से कि अगर कल को एक ऐसे ख़राब हो गया तो उसको सप्लायर कम कॉस्ट पे सही करके दे देगा, ठीक है। क्योंकि 200 AC है तो अगर आप एक एक सही करने जाओगे, देखने जाओगे, तो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो एक आप एग्रीमेंट कर सकते हो सप्लायर के साथ कि भैया इसका हर साल हमको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो कम कॉस्ट में ही हो जाना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट है नहीं, आप यूँ ही पढ़ सकते हो। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स। सबसे इजी टॉपिक है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स। इसका क्या मतलब है, जो भी आपको एक्स्ट्रा गेन हो रहा है उसको अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करो, कस्टमर के साथ शेयर करो। जैसे कि ओवर टाइम इन फैक्ट्री इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जैसे कि एक फैक्ट्री चलती है, वो सिर्फ 12 घंटे ही चलती है, पर अगर कोई एम्प्लॉय रात को भी काम करना चाहे तो उससे क्या होगा, उस फैक्ट्री की ग्रोथ सेल्स ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा काम करेंगे एम्प्लॉय तो ज़्यादा होगी। पर क्या करेंगे, एम्प्लॉय ज़्यादा काम कब करेंगे जब उनको ओवर टाइम को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। मान लो उनको दिन में मिलता है 100 पर डे, अगर वो रात को काम करते हैं तो उनको ₹200 पर डे मिलेगा। यानी कि दिन के साथ रात को भी काम करेंगे, रात को ज़रूरी नहीं पूरी रात करें, 2 घंटे से वो अगर रात को करेंगे काम तो उनको 200 पर आवर के हिसाब से पर डे जो भी बैठेगा उससे उनको ज़्यादा गेन होगा। तो वो क्या करेंगे, 2 घंटे ज़्यादा काम करेंगे फैक्ट्री के लिए, उससे क्या होगा, फैक्ट्री की सेल्स ज़्यादा होगी, तो उसको बोलते हैं फैक्ट्री की सेल्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसको बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स। आप अपना गेन एम्प्लॉय के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। किसी के साथ भी कर सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है। या पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही सप्लायर और कस्टमर्स के लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है।
क्योंकि एम्प्लॉय के लिए तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे अगर वो रात को 2 घंटे ज़्यादा काम करेगा तो। और फैक्ट्री के लिए क्या होगा, फैक्ट्री की सेल्स ज़्यादा हो जाएगी तो उनको ऑटोमेटिक फ़ायदा तो हो गई। उसके बाद लास्ट टॉपिक अपने पास आता है, अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पूरा डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग। ये 3 टॉपिक समझ आ गए तो पूरे चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। डाउन साइजिंग क्या होता है, अगर आपको पता है कि आपके 10, जैसे कि HUL का एग्जांपल दिया था, वो 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर उनका कोई एक प्रोडक्ट नॉन प्रॉफिटेबल है तो उस नॉन प्रॉफिटेबल डिवीज़न को बंद कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा एम्प्लॉय किस, मान लो अभी 10 एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे थे तो कंपनी के लिए तो कॉस्ट बढ़ रहा था। अब वो नॉन प्रॉफिटेबल डिवीज़न बंद कर दिया तो उससे क्या होगा, 10 लोग कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इसमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है क्या होगा, वर्क फोर्स रिडक्शन कर सकते हो, वर्क डिज़ाइन कर सकते हो एंड सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी आर द 3 मोस्ट कॉमन डाउन साइजिंग स्ट्रेटजीज। देखो शॉर्ट में बोलूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डाउन साइजिंग का मतलब है एम्प्लॉय वर्क फोर्स को घटा दो, ठीक है। अभी 10 लोग काम कर रहे हैं तो अब डाउन साइजिंग कर लो। कोरोना के टाइम पे हुआ था, सबसे बड़ी एग्जांपल है कोविड के टाइम पे 10 लोग काम कर रहे थे तो फैक्ट्री में हो गया 8 लोग ही काम करेंगे क्योंकि सेल्स ही नहीं हो रही थी, तो उससे कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, लिवाइस के एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे कि लिवाइस क्या करता है, वो पूरा जो भी जींस बनाता है वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देता है, वो लिवाइस कंपनी को जींस बना के देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो अब अगर लिवाइस कंपनी खुद जींस बनाने जाएगी तो उससे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है तो वो किसी को आउटसोर्स कर दें, किसी से खरीद ही लें डायरेक्ट, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग का क्या मतलब होता है, रील एलोकेटिंग फैक्ट्री, यानी कि अगर आप आज मुंबई में फैक्ट्री खोलने जाओगे तो हो सकता है आपका 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और अगर आप वहीं जयपुर में फैक्ट्री खोलने जाओगे तो हो सकता है 50,000 में ही फैक्ट्री चल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, ऑफ शोरिंग कर लो, बड़ी सिटी में मत जाओ। जैसे कि अगर मैं वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, तो मुंबई से लूँगा तो मेरा पूरा रेंट ज़्यादा लगेगा उस हिसाब से, और अगर मैं जयपुर से लूँगा वीडियो लेक्चर तो मेरा बहुत कम कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब इसको अपन बुक में से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक में से रीड करना तो ज़रूरी है, ठीक है। डाउन साइजिंग में क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल डिविजन्स को बंद कर देते हैं, और 3 मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी बता रखी है, वर्क फोर्स को रिड्यूस कर दो, और ये आप वर्क रीडिज़ाइन भी कर सकते हो। जैसे कि आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप देख लो कौन सा प्रोडक्ट कम बिकता है तो उसमें कम पीपल को इन्वॉल्व करो, ठीक है, उसमें ज़्यादा खर्चा मत करो। सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी आप पूरा डिस्कस करके देखो कि ये मेरा प्रॉफिटेबल डिवीज़न है या नहीं है। और एक होता है, इसमें दे रखा है, नोट में दे रखा है राइट साइजिंग। राइट साइजिंग क्या होता है, आपको पता है कि अभी कंपनी में 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पर एक्चुअल में 12 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो 3 एम्प्लॉय हटा दिए, तो उसको बोलते हैं राइट साइजिंग। पर डाउन साइजिंग में क्या होता है, आपको पता है नॉन प्रॉफिटेबल डिवीज़न को आप हटा रहे हो, राइट साइजिंग में आप कुछ बंद नहीं कर रहे हो। यहाँ से आपको पता है कि एक्चुअल 12 लोगों की ज़रूरत थी तो हमने 12 ही रखे, 3 हटा दिए जो एक्स्ट्रा थे, इसको बोलते हैं राइट साइजिंग, ठीक है। तो ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। रीजंस बता रखे हैं कब होता है डाउन साइजिंग, जैसे कि कोरोना के टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, एग्जेसिव वर्क फोर्स, मर्जिंग ऑफ कंपनीज, कोई कंपनीज मर्ज हो रही है, ऑटोमेशन, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो उससे ऑटोमेटिक अब एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं, तो ये भी एक डाउन साइजिंग का कारण है, ठीक है। आउटसोर्सिंग, पहले आपको खुद जींस बना रहे थे, अब आपने आउटसोर्स कर दिया जींस का वर्क, तो जो आपके यहाँ जींस बना रहे थे वो लोग क्या होंगे, उससे क्या होगा, वर्क फोर्स रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन स्ट्रेटजी, कंपनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आपका जो नॉन कोर बिजनेस है, जैसे कि लिवाइस के केस में था, उनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, जींस बनाना उनका काम नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया नॉन कोर बिजनेस। उसका एडवांटेज क्या हुआ, कॉस्ट कम हो गया। डिसएडवांटेज क्या हुआ, सिक्योरिटी इश्यूज़, कल को दूसरी कंपनी ने देख लिया कि ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जींस बनती है तो
कोई और कंपनी उनका सिक्योरिटीज़ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि आउटसोर्सिंग भी कैसे होना चाहिए, जो उस इंडस्ट्री में ओल्ड है, पुराना है, जिस पर विश्वास है, उसको देना चाहिए ये काम, ठीक है। और सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली आप देखते रहो कहीं आपका जो सिक्योरिटी मैटर है वो लीक तो नहीं हो रहा। ऑफशोरिंग में ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, शुरू की 2 लाइन, ठीक है। ऑफशोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग और relocating an organization's business or functions to another country where the cost of running such a business is lower or cheaper than in the home country। वहीं अगर आपको आज एक फैक्ट्री खोलनी है, अगर आप अमेरिका में खोलने जाओगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और अगर आप इंडिया में खोलोगे तो बहुत सस्ते में आप वो फैक्ट्री रन कर सकते हो। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आउटसोर्सिंग में तो अपना एक काम को देते हैं, ठीक है। ऑफशोरिंग में क्या कर रहे हो, आप अपनी पूरी फैक्ट्री को ही रीअलोकेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ अपन सिर्फ ट्रांसफ़र एक नॉन कोर बिजनेस पोर्शन कर रहे थे, अपन ऑफशोरिंग में क्या कर रहे हैं, पूरा ही अपना काम को स्विच कर रहे हैं दूसरी एरिया में, ठीक है। और कहीं आपको डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। और डाउन साइजिंग में क्या था, आप अपने नॉन प्रॉफिटेबल डिवीज़न को क्लोज कर रहे हो वर्कफोर्स का, उससे क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। राइट साइजिंग में आपको पता होता है कि एक्चुअल इतने, अभी आपकी कंपनी में 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको पता है एक्चुअल 12 की है, तो 3 हटा दिए तो उसको आप बोलोगे राइट साइजिंग किया है, ठीक है। तो ये अपने इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे ताकि अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ये नोट्स में से देख सकते हो, ठीक है।